हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के ऑल टोटल 25 क्वेश्चनों का सीरीज ये चल रहा है। इससे पहले और भी शिफ्ट के वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है ये 6 जुलाई 2022 का जो सेकेंड शिफ्ट का वीडियो है। ये वीडियो इस वीडियो में हम लोग 6 जुलाई 2022 के सेकेंड शिफ्ट के टोटल 25 क्वेश्चनों को डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले आइकन को प्रेस कर ले। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को हाँ लास्ट तक जरूर देखें, तभी सभी क्वेश्चनों को आप लोग को समझ में आने वाला है। और आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पाए हैं वो भी कमेंट में करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा की एक आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगली अगले पॉइंट की तरफ। जैसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है सत्य के प्रयोग, जिसमें इसको महात्मा गांधी की आत्मकथा भी मानी जाती है। तो सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा मानी जाती है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मानी जाती है, जिसे महात्मा गांधी ने खुद लिखा है। इंदिरा गांधी की एक आत्मकथा है जिसका नाम है इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी, जिसको लिखने वाले कौन थे? विपुल जयकर। विपुल जयकर जो है इंदिरा गांधी का बायोग्राफी लिखे थे, विपुल जयकर। अच्छा, इंदिरा गांधी का बायोग्राफी का क्या नाम है? इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी, ठीक है, ये याद रखना है। बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अपनी आत्मकथा है उसका नाम है टुवर्ड्स फ्रीडम। क्या नाम है? टुवर्ड्स फ्रीडम। ये फ्रीडम ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपनी आत्मकथा है, ठीक है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की और भी बहुत सारे पुस्तक लिखा गया है, जिसमें से एक है भारत की खोज और विश्व इतिहास का झलक। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? आपको बताना है कि जो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है भारत के किस राज्य में है। तो ये जो है ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में ये श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। अच्छा, बात कर लेते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान में एक मंदिर है, कहाँ पे? माउंट आबू के पास, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। मणिपुर में भी एक फेमस मंदिर है, जो कि मणिपुर के जो इसका जो राजधानी है इम्फाल, वहीं पे है, जिसका नाम है श्री गोविंद जी मंदिर। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का तिरुमाला में एक तिरुपति मंदिर है, जो कि ये सभी मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। माधवी मृदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी करवाया है, पहले भी शिफ्ट में मैंने करवाया है। तो हाँ, इससे तो पता चलता है कि जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था इसमें एक शिफ्ट के दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। और हो सकता है कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो एमटीएस का अपकमिंग एग्जाम है उसमें जरूर से जरूर पूछ सकता है। तो आपको ध्यान से समझना है और इसको नोट करते जाना है। तो जो माधवी मृदगल है इनका संबंध किससे है आपको बताना है। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि जो माधवी मृदगल है ये किस नृत्य से संबंधित है। पहले मैंने बताया था, जिन्होंने देखा होगा वो जरूर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिसी। माधवी मृदगल जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अच्छा, इसमें ओडिसी नृत्य करने वाले और कौन कौन है तो आप नाम नोट करते जाइएगा। संयुक्ता पानीग्राही है और सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भी पूछा, ये भी याद कर लीजिए, सोनल मानसिंह भी ओडिसी डांस करते हैं। बात करते हैं कथक का। कथक डांस, अच्छा ओडिसी डांस कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। कथक कहाँ होता है? यूपी के उत्तर मतलब यूपी में होता है। और कथक करने वाले सबसे फेमस जो है वो बिरजू महाराज है।
एक और करते हैं जिनका नाम है लच्छू महाराज। तो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज कथक करते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय असम का एक नृत्य है जिसको क्षत्रिय करने वाले जो फेमस है जिनका नाम है श्रीमंता शंकर देव और कृष्णाक्षी कश्यप और है मृदुसुमा दास। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो क्षत्रिय कहाँ का है? ये असम का एक शास्त्रीय वहां पर का ये नृत्य है। बात कर लेते हैं मणिपुरी। मणिपुरी पूरी कहाँ का है? मणिपुर का है, जिसे करने वाले प्रमुख है चारू माथुर और सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह और फिर गुरु अमली सिंह। ये सभी मणिपुरी डांस करते हैं। तो नाम भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओडिसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी। बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ, जिसे विशाल स्नानागार के नाम से जाना जाता है, पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कि अब पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख प्रमुख स्थल हुए, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा। तो इन सभी कुछ कुछ जो जगह है वहां से जब उसका ये खोदाई किया गया तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलती है। उसी में से एक द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मिला है, जो कहाँ पे मिला है ये आपको बताना है। तो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में ये विशाल स्नानागार मिला है। अच्छा, बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है और वह सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अच्छा, बात करते हैं लोथल। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिलने वाला चीज है घोड़ा का अस्थि पंजर और अग्निकुंड। घोड़ा का अस्थि पंजर और अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल जो है ये भोगवा, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। बात कर लेते हैं धौलावीरा का। तो धौलावीरा से क्या प्रमुख चीज मिला है? तो जल संग्रह तथा जल प्रबंधक प्रणाली मिला है कि जल को कैसे निष्कासित किया जाए। और जो धौलावीरा है ये लूनी नदी के पास में है। किस नदी के पास में है? लूनी नदी के निकट में है और ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। बात कर लेते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत और अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली और परियोजना निम्नलिखित में से, सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कौन सी परियोजना है इसका? तो ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना इसका आंसर हो जाएगा। ये है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ये भी आपको याद रखना है, एमपी में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, और भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के जोधपुर जिले में ये आंध्र प्रदेश में है, जो कि 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो भड़ला सोलर पार्क है ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। गुजरात सोलर पार्क जिसका नाम है, जिसे चरनका सोलर पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। ये अभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर आपको बताना है 1929। 1929 में ये 1929 में ये पारित किया गया था। अच्छा, उस समय जो 1929 में जब ये पारित किया गया था, जिस समय जो मेल था, मेल का जो शादी करने का वो जो एज उम्र था वो 18 साल था और जो फीमेल थी, लड़की थी, उसका शादी करने का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। बाद में इसका अमेंडमेंट मतलब इसमें सुधार किया गया। 1978 में इसमें फिर से सुधार किया गया, जिसमें लड़कों की जो उम्र सीमा है, जो मेल की उम्र सीमा है उसको 21 वर्ष कर दिया गया और जो फीमेल की उम्र सीमा है उसको 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो बताना है कि जो अविकसित और जो तकनीकी रूप से पिछड़े समाज है उनमें जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है।
इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम होती हैं, या फिर जन्म दर दोनों अधिक होती है, ये कौन हो जाएगा दोनों में से? तो क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है, जिस कारण से यहाँ पे इस ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम है जो क्रस्ट में मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे बात कर लिए हमारा पृथ्वी का सतह है, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाली सतह को क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद वाली सतह को मेंटल कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल, और जो सबसे बीच वाली सतह है इसको बोलते हैं कोर। कोर में भी दो होता है, एक बाहर वाला आउटर कोर और एक अंदर वाला इनर कोर। तो जो सबसे अंदर वाला इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचो महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है कि गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको बताना है कि गोचा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो गोचा जो महोत्सव है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। गोचा महोत्सव को छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में और भी महोत्सव मनाए जाते हैं जो कि मैंने पहले आपको बताया भी था, तो इसमें से आप नोट करते जाइएगा। छत्तीसगढ़ में गोचा पर्व यानी महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा, बस्तर दशहरा भी मनाया जाता है। भड़ई महोत्सव और तीज त्योहार भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उड़ीसा का आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा का भी कुछ प्रमुख महोत्सव है, त्योहार है, जैसे कोणार्क नृत्य महोत्सव, कलिंग महोत्सव, महाविषुवा संक्रांति आदि, ये सभी यहाँ के उड़ीसा के हैं। झारखंड की बात करें तो सरहुल, बहुत बार पूछा है, आपको याद रखना है, सरहुल महोत्सव, करम, जावा, ये सभी महोत्सव है जो झारखंड में मनाए जाते हैं। बात कर लेते हैं कर्नाटक का, तो हम्पी महोत्सव, उगादी महोत्सव, उगादी भी बहुत बार पूछा है, और गौरी महोत्सव, ये सभी कर्नाटक के महोत्सव है। हम्पी महोत्सव, उगादी महोत्सव और गौरी महोत्सव कहाँ के हैं? कर्नाटक के। गौरी महोत्सव पहले भी पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अम्ल है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? कौन सा अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है? तो ये मैथेनोइक अम्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मैथेनोइक अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। अच्छा, मैथेनोइक अम्ल और किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में, बिच्छू का डंक में, ये सभी में मैथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जो जो खट्टा दूध या फिर जो खराब दूध हो गया है या दही है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? टमाटर में। और साइट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में क्या पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल। तो ये सभी भी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो सहाय योजना भारत के किस राज्य में चलाई गई थी? सहाय योजना जो है झारखंड में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 15 दिसंबर 2021 को झारखंड, 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के सरकार द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा 15 दिसंबर 2021 को चलाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो वैसी महिलाएं का जो कौन सा ऐसा है जो वैसी महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनका जीवन साथी घर से दूर चला जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरहा नृत्य शैली। जो बिरहा नृत्य शैली है ये इस टाइप की महिलाओं को दर्शाती है। अच्छा, बात कर ले पाइका, तो पाइका क्या है? पाइका एक नृत्य है जो कि भारत के उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे पुरुष सैनिक के द्वारा मनाया जाता है, मतलब पुरुष सैनिक की वेशभूषा में धारण करके लोग पुरुष सैनिक मनाते हैं। बात कर लेते हैं मटकी, तो मटकी का जो मटकी नृत्य है वो भारत के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में महिलाएं जो शादियों और जन्मदिनों या किसी भी विशेष अवसर पर एक नृत्य करती हैं उसको मटकी बोलते हैं। फिर है अलकाप नृत्य, ये
पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समुदाय द्वारा किया जाता है अलकाप नृत्य। अच्छा, ये जो नृत्य है अलकाप नृत्य, ये प्रेम कहानियों को चित्रित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न हिमालय और शिवालिक, जो निम्न हिमालय है और शिवालिक है उसके बीच के जो अनुदैर्ध्य घाटियां होती है उसको क्या कहते हैं? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की जो अनुदैर्ध्य घाटियां घाटियां होती है उसको क्या कहते हैं? तो आपको बताना है, उसे हम लोग दून के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पे इसे हम लोग द्वार भी कहते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाता है देहरादून, हरिद्वार, ये सभी इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रख। बात कर लेते हैं हाना। तो हाना क्या है? ये छत्तीसगढ़ी एक लोक लोक जीवन की एक गाथा है हाना। कांगड़ा, कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर तथा एक जिला है कांगड़ा। और सिंधु जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो सिंधु सभ्यता है उसको इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट के नाम से उसे जाना जाता है। और ये किसका बना होता है ये सभी आपको कमेंट में करके बताना है। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है वो उसका जो एलिमेंट है वो किस धातु का बना होता है ये आपको बताना है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? पिछले ही शिफ्ट में ये ए आर रहमान के बारे में पूछा गया था, इसमें बताया गया था कि ए आर रहमान को जो इनकी एक गाना है जो जिसका नाम है जय हो, जो कि एक फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में गाई गई है, जिनके लिए इन्हें 2 ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन से गाना के लिए? जय हो जो इनकी गाना था उनके लिए। और ये किस फिल्म की गाना है? तो स्लम डॉग मिलियनेयर उनकी जो फिल्म है उनमें ये गाना है, उन्हीं के लिए इन्हें 2 ग्रैमी पुरस्कार दिए गए थे ए आर रहमान को। 16 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष इतना में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो बताना है शिक्षा का अधिकार को किस वर्ष है जो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसी में जो हमारा शिक्षा का अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, जिसमें ये बताया गया कि जो भी 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 17 भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि इतने तक जारी रहेगी। तो कितने साल के लिए रहेगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल, 5 वर्ष के लिए ये रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाया? तो कौन है जो सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं? सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन हैं ये बताना है आपको, जिन्होंने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई, ये बताना है। तो बेसिकली सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया ये बताना है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। कब किया गया? मैंने कि जैसे कि अभी बताया कि 1873 में इसकी स्थापना की जाती है। बात कर लेते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्व बोधनी समाज की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना, जो कि मैंने पिछले ही कुछ वीडियो में इसका डिस्कशन किया है। इसकी स्थापना कब होती है? तो ये 1867 में इसकी स्थापना होती है। बात करते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। आत्मीय
आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है 1815 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है डेट के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? पूंजी बजट, तो पूंजी बजट बजट का जो घटक है गैर योजनात्मक पूंजी व्यय, ये आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? बेसिकली खरीफ की फसल को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब वर्षा का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, उसमें उगाई जाती है। अगर इसका एग्जैक्ट हम लोग बात करें तो इसका जो है वो जो इसका हो जाएगा वर्षा का मौसम। ये जून से लेकर के जुलाई तक, जून से लेकर के जुलाई तक ये इसका जो लगाने का होता है सीजन होता है। और जब इसका कटाई का सीजन होता है वो लगभग अक्टूबर के आसपास में इसकी कटाई होती है। खरीफ फसल की बात करें तो जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो धान की खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बात कर लेते हैं एक और प्रकार, दो प्रकार का ऐसे होता है, एक खरीफ फसल, रबी फसल। तो जो रबी फसल है वो सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। जैसे गेहूं, जौ, आलू, चना, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। और एक और फसल हो गया जायदा फसल, जिसमें रबी और खरीफ के मध्य में जो कुछ समय के लिए बोई जाने वाली फसल होती है उसको बोलते हैं। जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी जायदा फल में काउंट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लगभग ये क्वेश्चन हर वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या दर है वो केरल राज्य में है। कहाँ है सबसे ज्यादा जनसंख्या दर? कहाँ है? केरल राज्य में। यहाँ पे प्रत्येक 1000 वस्तुएं 1000 व्यक्तियों पे 1094 महिलाएं हैं। तो जिस कारण से केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है। तो 1000 पुरुष पर, सॉरी 1094 नहीं, 1084 है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे जनसंख्या दर कम है, 1000 पुरुष पे मात्र 912 महिलाएं ही देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र में लगभग 929 ये है जनसंख्या दर। और मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या दर है 931 के आसपास है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये सभी डाटा का डिस्कशन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश का शासकों का सही क्रम है, जो कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा? तो तुगलक वंश का जो अगर कालक्रम देखा जाए तो सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक इस वंश के स्थापक थे। तो सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो रहा है, ग्यासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में। उसके बाद जो मोहम्मद तुगलक थे, ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया? मोहम्मद तुगलक, जो कि 1325 ईस्वी तक रहा। और फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1351 ईस्वी से फिरोज शाह तुगलक रहा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। आईएसएल 2021-22 में फाइनल में हैदराबाद एफसी ने किस टीम को हराया? तो केरल वास्टर्स एफसी को ये हराया था। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था 2022 में विवेक राम चौधरी को। और जो कि अभी भी जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं वो विवेक राम चौधरी ही हैं, ये आपको याद रखना है। कौन है? विवेक राम चौधरी, जिन्हें 2022 में वायुसेना के प्रमुख के रूप में चुना गया था। अच्छा, ये किसके जगह पे ये बने हैं? तो आर के एस भदौरिया, जो आर के एस भदौरिया हैं, इनके जगह पे, आर के एस भदौरिया के जगह पे विवेक राम चौधरी है, जो वायुसेना के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो था
मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।